दोस्तों स्वागत है। मेंस का जो हम लोग सीरीज चला रहे थे, तो मेंस का आंसर राइटिंग की जो सीरीज थी उसमें हम देखते हैं तो ये GS1 का टेस्ट है। आज़ादी के बाद भारत का, आज़ादी के बाद भारत जो है GS1 का भाग है। ठीक है, उसकी हिस्ट्री पूछता है कि आज़ादी के बाद में क्या क्या हुआ था। तो उसका पहला क्वेश्चन है, ये यूपी PCS में पूछा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों में विलीनीकरण या उसके मिलाने के लिए उनकी क्या भूमिका रही, उसको स्पष्ट करना है। तो बस इनको स्पष्ट करना, सीधे इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ऐड नहीं करना है। तो देखिए इसको कैसे शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे, तो अगर आप चाहें तो इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आज़ादी के समय भारत आज की तरह एकीकृत नहीं था और ब्रिटिश प्रांत के अलावा लगभग 565 रियासतें थी तथा फ्रांस और पुर्तगाल का औपनिवेशिक क्षेत्र था। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत के अलावा मतलब कि ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश जिस स्थान पे राज करते थे उसको ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। ठीक है, और उसके अलावा 565 राजा थे। आप समझ सकते हैं कि इतने, अभी जितने 28 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, कितना है, इतने में पूरे 565 रियासतें थी। बताइए तो कितना कमज़ोर रहा होगा, इतनी गांठें थी हमारे देश में। इसके इससे इससे भी अधिक थी, मगर उसको ब्रिटिश प्रांत में तब्दील कर दिया गया। अंग्रेजों ने इसको बदल दिया और इसको एकीकृत किया था। ब्रिटिश प्रांत एकीकृत थे, याद रखिएगा। इसके अलावा 565 रियासतें थी। ठीक है, तो इतना हम लिख देंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब क्या है, रियासतों को एकीकृत करने हेतु सरदार पटेल की प्रमुख भूमिका में थे। ठीक है, उन्होंने कैरेट कैरेट कहते हैं इसको, कैरेट एंड स्टिक। कैरेट मतलब शांति, स्टिक मतलब छड़ी। तो शांति का भी शांति से मिलाने की नीति अपनाई और स्टिक या छड़ी का भी इस्तेमाल किया था। इस नीति का प्रयोग करके भारत में 500 जो 65 राज्य हैं इनको मिलाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, देखिए ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। तो इंट्रोडक्शन आसान है एकदम। ठीक है, कि अब हम तो इतना समझाने में इतना देते बताए हैं, और जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे आज़ादी के समय जो जैसा आज भारत हम देखते हैं उस तरह का भारत नहीं था। ठीक है, एकीकृत नहीं था। वह विभिन्न प्रांतों जैसे ब्रिटिश प्रांत, इसके अलावा 565 रियासतें तथा फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र थे। और रियासतों को एकीकृत करने हेतु सरदार पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी या प्रमुख भूमिका में थे। उन्होंने कैरोट एवं स्टिक की नीति का प्रयोग करके भारत में इन रियासतों का विलय किया। ठीक है, अगला पॉइंट बता देंगे कि कौन कौन से क्षेत्र थे। तो स्वतंत्रता के समय भारत में 3 प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र थे। कौन कौन थे, तो ब्रिटिश जो क्षेत्र थे, देसी राजाओं के क्षेत्र थे जिनको रियासत कहते थे, और फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र थे। इसको बताने के बाद में अगला पॉइंट लिखेंगे, आज़ादी प्राप्ति के बाद इनका भारत में विलय करना एक जटिल मुद्दा था। तो जब आज़ादी हमको मिल गई 1947 में, ठीक है, तो 565 रियासतों को मिलाना, भारत के साथ जोड़ना एक मुद्दा था। मुद्दा का कारण बन गया था। क्या बना था मुद्दा का कारण, तो माउंटबेटन का जो स्वतंत्रता का प्रस्ताव था, तो उसके निम्न प्रावधान थे। इसमें पहला प्रावधान उनका था कि रियासतें जो हैं 565 रियासतें थी, भारत या पाकिस्तान के साथ विलय कर सकती हैं या उनके साथ जाके मिल सकती हैं। दूसरा उसमें पॉइंट था, अगर वे चाहें तो वो पृथक स्वतंत्र रह सकती हैं। वो उनको स्वतंत्र रहने का भी अधिकार इसमें था कि वो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो इससे क्या हुआ कि अब लालच बढ़ गया राजाओं का। जो राजा पहले से ही स्वतंत्र रूप से शासन किया था, वो किसी के अंदर आ जाएगा तो उसका शासन जो है कमज़ोर हो जाएगा। तो उस वजह में कुछ लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे, कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते थे। तो इसमें दिक्कत थी इनको। जैसे मान लीजिए भारत है, ये पूरा ये भारत है और यहाँ पे हैदराबाद है मान लीजिए। तो हैदराबाद यहाँ अगर स्वतंत्र रहेगा, अब पूरा भारत एकीकृत हो गया है, तो इसमें एक अलग देश रहेगा तो दिक्कत होगी ना पूरे भारत में आवाजाही के लिए, और हर चीज़ सिक्योरिटी सुरक्षा का इशू सब आएगा। तो इस वजह से मिलाना जरूरी था इनको। ठीक है, तो स्वतंत्र रह सकते हैं, ये बात थी। तो इस प्रावधानों ने एकीकृत की जटिलता को और बढ़ा दिया। और ठीक है, कौन प्रावधानों ने, ये क और ख वाले प्रावधान ने। अगला पॉइंट है, एकीकृत हेतु सरदार पटेल द्वारा अपनाए गए तरीकों में कौन था, तो लोभ का, मतलब उनको लालच दिया गया कि आप इसमें शामिल हो जाइए, आपको हम विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाएं देंगे। प्रीवी पर्स उनका एक नीति थी कि आपको हम प्रीवी पर्स के तहत जितना आपका नुकसान हो रहा है उसके हम भरपाई करेंगे, हम आपको पेंशन देंगे। या उनको डराया गया कि आप नहीं करेंगे तो सैन्य कार्रवाई करके या विदेशी कोई आक्रमण कर देगा आप पे, तो हम बचाने नहीं आएंगे। तो इस तरीके से भय के द्वारा उनको मिलाने का प्रयास किया।
किसने मिलाने का प्रयास किया? सरदार पटेल ने। अगला पॉइंट है कि सरदार पटेल ने अपने सचिव बीपी मेनन के साथ सूझबूझ से अधिकतम रियासतों को भारत में मिलाया। ठीक है, कुछ रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थीं और कुछ पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थीं। ठीक है, इसके लिए इसके विलय के लिए सरदार पटेल को अधिक परिश्रम करना पड़ा। उदाहरण के लिए जैसे कौन कौन ऐसे थे जिनके विलय के लिए पटेल जी साहब को अधिक जो था मशक्कत करनी पड़ी थी? तो उदाहरण के लिए त्रावणकोर था। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं तो इसमें पहला था त्रावणकोर। तो 1947 में इसका विलय किया गया। तो इसमें त्रावणकोर अलग रहना चाहता था। तो तात्कालिक समाजवादी प्रवृत्ति के बढ़ने पर तो इनके क्षेत्र में क्या हुआ त्रावणकोर में कि जो सामाजिक गतिविधियां थी, समाजवादी जो थे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो समाजवादियों का ये प्रवृत्ति होती है कि वो राजा को नहीं रहने देना चाहते और संसाधनों पे पूरे सभी लोगों का नियंत्रण बढ़ाना चाहते हैं। तो समाजवादी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो त्रावणकोर के जो राजा थे वो डर गए और भारत में विलय उन्होंने तो बताया जाके इन्होंने पटेल साहब ने कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अगर आप हमारे में नहीं मिलते तो फिर आगे का हम नहीं जानते। तो इन्होंने त्रावणकोर को मिला लिया। जोधपुर का विलय किया लाभों का लोभ देकर कि हम आपको ये चीज़ें देंगे। तो उनको लालच दिया, अगर आप हमारे देश में शामिल नहीं होते हैं, भारत में शामिल नहीं होते तो आपको ये भी नहीं मिलेगा जो आप ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, तो उनको लालच दिया गया और उनको मिलाया गया। जूनागढ़ 1948 में जनमत संग्रह के माध्यम से ये पाकिस्तान में लाना चाहता था जूनागढ़, मगर जनमत संग्रह कराया गया सरदार पटेल द्वारा। उसके बाद जूनागढ़ में जनमत संग्रह जब हुआ तो अधिकांश लोग भारत में रहने के पक्ष में वोट दिया उन्होंने। तो इस वजह से भारत में विलय हो गया। हैदराबाद स्वतंत्र रहना चाहता था और पाकिस्तान के सपोर्ट में रहना चाहता था कि पाकिस्तान का हम सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान इसका सपोर्ट करेगा। तो हैदराबाद जो था ये फ्री स्टेट रहना चाहता था भारत के अंदर ही। ठीक है, भारत के अंदर ये फ्री स्टेट रहना चाहता था, मगर काफ़ी सरदार पटेल की काफ़ी समझाए जाने के बाद ये नहीं मानता था। इस वजह से यहाँ पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसके तहत सैन्य कार्रवाई की गई और इसको भारत में मिला लिया गया। तो साम दंड भेद तीनों नीति का पालन करते हुए देश का एकीकरण किया गया। फिर कश्मीर था। कश्मीर विलय पत्र में पहले तो साइन कर दिए थे, उसके बाद में पाकिस्तान के साथ सैन्य कार्रवाई हुई, पुलिस कार्रवाइयों के साथ कश्मीर को भी मिला लिया गया। ठीक है, और इस तरह से इनको मिलाया गया। ठीक है, तो इतना लिखेंगे हम। इतनी विकट एवं स्वार्थी परिस्थितियों में राष्ट्र एकीकरण करना सरदार पटेल की सशक्त भूमिका और दूरदर्शिता को दिखाता है। ठीक है, इतना बड़ा एकीकरण बिना रक्तपात, बिना किसी बहुत ज़्यादा खून नहीं बहा था, या खून बहा ही नहीं था, बिना किसी रक्तपात का संभव किया सरदार पटेल जी ने। और इसे ही कैरेट शांति और स्टिक मतलब बल की नीति कहा गया। ठीक है, इस एकीकरण के कारण सरदार पटेल की तुलना बिस्मार्क, जो जर्मनी का एकीकरण किए थे बिस्मार्क, उनसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए 9 मिनट हमको समझा रहे थे तो 9 मिनट लगा, अदरवाइज 6 मिनट ही लगता। तो अगर इस तरह से अगर इतना क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन क्या था? इसमें क्वेश्चन था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों में विलयीकरण की भूमिका को स्पष्ट करना था। तो भूमिका को स्पष्ट हमने कर दिया, और आप हो सकता है एक इससे भी अच्छा आंसर लिखा जा सके, मगर जल्दीबाजी में या फिर एक ओवरऑल मोटा मोटी अब आपको पूरा जितना भी एकीकरण का मुद्दा था लगभग आपको इसमें शामिल है। तो आप दूसरे भाषा में और कुछ पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, और याद रखिएगा 250 वर्डों में या 150 शब्दों में लिखना होता है। तो शब्द सीमा को भी ध्यान में रखिए, इसको लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर इसका लिखा जा सकता है। तो एक मॉडल आंसर है, तो मॉडल आंसर को जरूर नहीं कि जो ये है इसके कुछ पॉइंट लिख के आप अपने अलग शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट लगभग यही रहेगा। 565 रियासतों को किस तरह से मिलाया, 3 तरह के क्षेत्र थे और कैरेट और स्टिक की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो इस तरह का करके लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो प्रयास करिए इसको लिखने का। इस तरह का लिखेंगे तब भी अगर 5 नंबर का है या 8 नंबर का है तो आपको 3-4 नंबर आराम से मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मुख्य पॉइंट जो चाहिए, एक मॉडल आंसर होता है जो जांचता है, उसके पास एक मॉडल आंसर होता है। ठीक है, तो उसमें ये पॉइंट होते हैं। तो जैसे कैरेट और स्टिक की नीति, ब्रिटिश क्षेत्र, देसी राज्य क्षेत्र, फ्रांस पुर्तगाल का क्षेत्र, तो ये पता होना चाहिए। ये जब लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि नहीं, जो बच्चा है वो समझता है इस बातों को कि कौन कौन से क्षेत्र थे, कौन सी नीति अपनाई थी और कैसे एकीकरण किया गया, तो वो समझ जाएगा। तो मोटा मोटी हिसाब से आपको
फुल मार्क्स तो नहीं कह सकते, मगर कुछ मार्क्स आपको जरूर दे देगा, 3 या 4 नंबर 8 नंबर में। अगर 3 4 8 नंबर अगर मिलता है आपको, 20 क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए एवरेज 4 क्वेश्चन अब 4 मिला, 4 नंबर आपको मिला, तो 80 नंबर के आसपास मिल जाएगा आपको एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सभी में 4 मिले आपको, किसी में 5 मिलेगा, किसी में 6 मिलेगा, किसी में 4 मिलेगा, किसी में 2 मिलेगा, तो इस तरह से मिलेगा। तो अगर 90 नंबर भी आ जाता है, 100 नंबर के आसपास रहते हैं चारों सब्जेक्ट में, जीएस में, तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रश्न में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो ये देखिए, ये इस तरह से कुछ कहेंगे कि कुछ चीज़ें कहीं इसमें एरर है आपका, सही से कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहा है, और मैं बोल दिया हूँ, तो बोलने के हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमको कैसे लिखना है। तो आप भी एक बार पढ़ के फिर इसके बाद में वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख के इसको जब लिखेंगे, तो इसका कितना पॉइंट आप रिकॉल कर पा रहे हैं, वही आपका मायने रखेगा। ठीक है, इस तरह से डिट्टो तो कहीं लिख नहीं पाएंगे, तो वहाँ तो अपने मन से लिखना होता है। जैसे ही आप पेन पाएंगे, पेपर पाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा शुरू कहाँ से करें। क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन रहेंगे, पता नहीं चलेगा शुरू कहाँ से करें। तो बस कैसे भी आप शुरू कर दीजिए, वो क्वेश्चन का अंत हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लिखने की कोशिश मत करिए, सबसे कम खराब लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।